जी कैफियत आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 54। कल के लेक्चर में जो हमने एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट स्टडी किया था वो था अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, हमने स्टडी किया अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है, किन सिचुएशन में अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है, और इसका एक हमने फॉर्मेट भी पढ़ा था जो किस एग्जांपल का था, किस सर्कमस्टेंस का, कि जब प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ऑडिटर ने ऑडिट की हो, उस सूरत में अदर मैटर पैराग्राफ की हमने ड्राफ्टिंग भी सीखी थी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया था डिस्कस होने से जी? प्लेसमेंट वाला, हाँ, कह रहा है अदर मैटर पैराग्राफ प्लेस किया जाएगा आफ्टर द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हाँ शाबाश, आपको याद होगा हमने जब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा था ना, उसमें दो हेडिंग्स थी, एक रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके बाद था रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अदर लीगल एंड, आपको पता है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो रिक्वायर करते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है, तो फिर हम अदर मैटर्स के ऊपर क्यों ओपिनियन दे रहे हैं? क्योंकि वो लॉ रिक्वायर करता है। इसका मतलब है अगर एक चीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर करता हो और लॉ कुछ और भी रिक्वायर करता हो, हमने किसकी बात माननी है? दोनों की। तो इसीलिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। वो चार चीजें थी, याद है आपको? हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अभी हमने नहीं पढ़ी हुई वो, ठीक है, लेकिन बहरहाल है कंसेप्ट। जी 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 भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में सारे डिस्कस करता हूं, 17 भी करना है, 18 भी, 19 भी आपके सामने, वो स्लाइड अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूं। पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं वो ले लूं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आता हूं। मेरा प्लान है आज का, पहले मेरा भाई मैं प्लेसमेंट को किसी किनारे लगा लूं, फिर उसके बाद तो प्लेसमेंट नहीं, उनका भाई का पहले क्वेश्चन। हाँ चले, क्या बताइए? अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में अगर आ जाए, उसकी वजह से ओपिनियन में कोई चेंज आता है? नहीं आता। वो क्यों आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ है, ओपिनियन है। अदर मैटर पैराग्राफ की सिचुएशन कुछ और है, ओपिनियन मॉडिफाई होने की सिचुएशन कुछ और है। याद रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट इंटरडिपेंडेंट नहीं है, यानी किसी भी एक एलिमेंट के होने या ना होने से किसी भी दूसरे एलिमेंट के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है भला? हर एक की अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस है, हर एक की अपनी अपनी तो अदर मैटर पैराग्राफ के होने से क्या ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है अदर मैटर पैराग्राफ आए और अनमोडिफाइड ओपिनियन आए? क्या ऐसा पॉसिबल है अदर मैटर पैराग्राफ आए और क्वालिफाइड ओपिनियन आए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्वालिफाइड ओपिनियन आए और अदर मैटर पैराग्राफ आए ही ना? क्या ऐसा पॉसिबल है अनमोडिफाइड ओपिनियन आए और अदर मैटर आए ही ना? हर 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 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। अदर मैटर का डिसीजन इंडिपेंडेंट से अलग सेपरेट सिचुएशन को देख के लिया जाता है, और मॉडिफाइड ओपिनियन का डिसीजन अलग सिचुएशन को देख के लिया जाता है। ये बात समझ आई? जी 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 ये डिस्कस के मेरा भाई प्रीवियस लेक्चर में नहीं था ना, पिछले लेक्चर में थे आप। इनका कहना है कि नहीं सर, दुनिया में एक सिचुएशन ऐसी है, आपको याद है लास्ट लेक्चर में एक आप लाइन लिखवाई थी, नो सिचुएशन इज टू बी डुप्लीकेटेड और मिसक्लासिफाइड। तो हर पैराग्राफ उन्होंने कहा सर एक सिचुएशन ऐसी है, मैं अभी निकाल के देता हूं, जिसमें सिचुएशन एक ही है, इफेक्ट दो जगहों पे आ रहा है। आपने तो कहा था एक सिचुएशन का इफेक्ट एक ही पैराग्राफ पे, दूसरे पे नहीं होगा। और एग्जांपल क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी आएगा और अदर मैटर पैराग्राफ में भी आएगा। तो भाईजान बात कंप्लीट ये थी कि वो किसी और वजह से आएगा। इस सिचुएशन में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस वजह से आ रहा है? स्कोप लिमिटेशन की वजह से। और अदर मैटर किस वजह से आ रहा है? विड्रॉल ना करने की वजह से। अदर मैटर के आने की वजह है विड्रॉल ना करना। अदर मैटर में हम बताते हैं विड्रॉ क्यों नहीं किया, हालांकि इसमें करना था। और स्कोप लिमिटेशन जो डिस्क्लेमर किस वजह से आ रहा है? स्कोप लिमिटेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है मेरे भाई,
अब वापस चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, क्या था वो, प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट तो रिपोर्ट के दो हिस्से हो गए, एक वो जो आईएसए रिक्वायर करता है वो वाले सारी चीजें, और एक वो जो लॉ रिक्वायर करता है, वो चार ओपिनियन। अब क्वेश्चन यह है कि अदर मैटर किधर है, अदर मैटर किधर है? इसका आसान तरीन जवाब है अदर मैटर्स दोनों के एंड पे आए, दोनों के बाद है, यही इस चीज का जवाब दे रहा है। ठीक कि अदर मैटर पैराग्राफ इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल में रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बाद आप पूरे पाकिस्तान की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें अदर मैटर पैराग्राफ अगर दिया हुआ है तो कहां नजर आएगा आपको, एंड रिपोर्ट ऑन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद। कह रहा है इफ ए की ऑडिट मैटर सेक्शन इज प्रेजेंटेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट अदर मैटर पैराग्राफ मे ऐड फर्दर कंटेक्स्ट टू द हेडिंग। यानी आप देखें एमसीक्यू मैटर में भी पढ़ा था, यहां तो सिर्फ एमसीक्यू मैटर की हेडिंग दे दें या एमसीक्यू मैटर की हेडिंग दे के आगे उसको एक्सप्लेन कर दें कि किस मसले के ऊपर आप हेडिंग दे रहे हैं। उसी तरीके से यहां पे भी या तो सिर्फ अदर मैटर की हेडिंग दे दें, लेकिन अगर की ऑडिट मैटर भी दे रहे हैं साथ, की ऑडिट मैटर भी दे रहे हैं साथ, तो फिर आपको अदर मैटर की साथ हेडिंग एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जैसे एमसीक्यू मैटर में करते थे। वो कैसे? अदर मैटर के साथ लिखते स्कोप ऑफ द ऑडिट, स्कोप ऑफ द ऑडिट में भी अदर मैटर दिया जाता है। स्कोप ऑफ द ऑडिट तो है ही नहीं। स्कोप ऑफ द ऑडिट देखें जो एग्जांपल उसने दी है उसमें तो स्कोप ऑफ द ऑडिट की एग्जांपल है ही नहीं, तो पॉसिबल है ना। देखें आपको जो भी लिस्ट दी जाती है क्या वो कंप्लीट लिस्ट होती है? वो कंप्लीट लिस्ट नहीं होती, मजीद पॉसिबल है, हो सकता है ये कोई ऐसी सिचुएशन हो जो हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है, सीफैप में है, तो उसने एग्जांपल वही लिख दी तो हमने भी वही एग्जांपल छाप दी आई कैप की बुक में। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि अगर की ऑडिट मैटर भी दिया हुआ है तो की ऑडिट मैटर का रूल असल में ये होता है, की ऑडिट मैटर में लिखते हैं स्पेसिफाई करते हैं कौन सा मैटर, तो कहते हैं वहां पे स्पेसिफाई करते हो ना तो इधर भी स्पेसिफाई करो अदर मैटर में कौन सा मैटर। हालांकि जो ड्राफ्टिंग है ना, ड्राफ्टिंग उसमें पता चल जाता है कि अदर मैटर किसके ऊपर दिया जा रहा है, प्रायर ईयर के ऊपर दिया, ड्राफ्टिंग में पता, लेकिन हेडिंग देने से ये फायदा होता है कि फौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो अदर मैटर की प्लेसमेंट ये आ गई, कहां प्लेसमेंट आएगी? दोनों के पैराग्राफ के बाद, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बाद। और अगर की ऑडिट मैटर भी दिया हुआ है तो फिर हमने इसको फर्दर इलेबोरेट कर देना है, इसकी हेडिंग को कैसे, कंटेक्स्ट ऐड कर देना हेडिंग में। क्या हेडिंग में क्या ऐड कर देना है? कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? अदर मैटर पैराग्राफ जिस चीज की वजह से आ रहा है उसे हेडिंग का हिस्सा बना दो ताकि हेडिंग पढ़ते ही पता चल जाए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जी जी, कोई। अच्छा, ये जो अदर मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के तो इंग्रेडिएंट्स बताए थे आपको, 3 थे, हेडिंग भी थी, हेडिंग के अलावा 3 थे। अदर मैटर पैराग्राफ के स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसके स्टैंडर्ड ये केस टू केस वेरी करेगा अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दफा आई कैप पूछता है उसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। जो सबसे ज्यादा दफा पूछता है वो कौन सा? गोइंग कंसर्न। अदर मैटर में गोइंग कंसर्न कहां से? ये किसकी किताब है? अदर मैटर में गोइंग कंसर्न किधर से आ गया है? अदर मैंने बताया नहीं हुआ, अदर मैटर लैदा पैराग्राफ है, गोइंग कंसर्न लैदा है। अब सुने ना, सुने क्वेश्चन क्या था? अदर मैटर के इंग्रेडिएंट्स, तो मैंने कहा था ये एम्फेसिस ऑफ मैटर के 3 स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स है, इसके स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं अदर मैटर के, लेकिन जो सबसे ज्यादा दफा पूछता है केस उसके स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स बताए वो हैं। सबसे पहले ये, पहले एग्जांपल कौन सी थी? भला प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखना है? इसमें हमने सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट की। ठीक है, फिर बताना है उसके ऊपर उसने ओपिनियन कौन सा दिया, फिर बताना है कब, डेट, यानी पहले ये बताना है किसने ऑडिट, किसी और ने ऑडिट किया। अच्छा, इसमें आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, एबीसी फर्म, या अनदर ऑडिटर भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस में अनदर ठीक है, वो कहते हैं हम किसी और की मशहूरी अपनी रिपोर्ट में क्यों करें, तो अनदर ऑडिटर। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइवेट, पहली स्टेटमेंट लिखेंगे फाइनेंशियल में किसी और ने ऑडिट की, अनदर ऑडिटर ने ऑडिट की, फिर टाइप ऑफ ओपिनियन, फिर डेट ऑफ ओपिनियन। एक 4th एलिमेंट भी है इसमें, हेडिंग तो है ही है, अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है, अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो उसकी रीजन के पिछले साल के ऑडिटर ने ओपिनियन क्यों मॉडिफाई किया, वो रीजन भी हम अदर मैटर में लिखते हैं।
तो इसका मतलब है अदर मैटर पैराग्राफ में 4 चीजें, किस केस में, जब पिछले साल गाइड किसी और ने किया हो, तो 4 चीजें क्या आएगी अदर मैटर पैराग्राफ में? नेम, किसी ने किसी और ने किया, टाइप ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ ओपिनियन, और इफ मॉडिफाइड ओपिनियन तो उसकी रीजन, इफ मॉडिफाइड ओपिनियन की रीजन बतानी है। क्लियर हुई है बात? जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर ऐसा करते हैं, अब आज के होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपको दी थी ना, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी थे, केस स्टडी भी थी। पहले रिप्रोडक्शन के, अच्छा केस स्टडी में आपको एक क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आपको एज यूजुअल जो पास की डिस्कशन है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप उसको साथ साथ देख रहे हैं ना, तो उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, इससे ये फायदा होता है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा हो गई आपकी, कि क्लास में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और घर में भी केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, अगर ना देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, दुनिया में क़यामत आएगी? कोई नहीं आएगी। क्या दुनिया में नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में जो मर्जी आए, हमें उससे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असाइनमेंट ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ना देखे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हफ्ता छुट्टियां कर ले उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस रिटर्न में पेपर ना दे अगली रिटर्न में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं, हम तो इधर 17 डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस इन विच ऑडिटर में इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये मेरे भाई मुझे शर्मिंदा करेंगे, शाबाश। अदर मैटर पैराग्राफ की सिचुएशन बता दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल किसी और ने ऑडिट की, एक से ज्यादा रिपोर्ट्स पे। अच्छा, आपको पता है इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर हैं वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, वो हिंदी में भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। तो कम से कम ये जो एग्जांपल्स हैं, जो डेफिनेशन है ना, देखिए कंसेप्ट बता दिया करे वो कोई मसला नहीं है उर्दू में, लेकिन एग्जांपल डेफिनेशन कोशिश करें उन्हीं अल्फाज में बताएं। तो मेरा भाई बता सकते हैं एग्जांपल्स, बताएं फिर इंग्लिश में। शाबाश। When auditor issues report on more than one set of financial statements, when prior period financial statements were audited by another auditor or were unaudited. शाबाश दो। When there is scope limitation by management whose effect is pervasive and auditor is unable to withdraw. ठीक है, withdrawal is not possible and practicable. 3 When auditor restricts distribution of report. शाबाश। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस में अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? शाबाश। 18 अच्छा, ये बड़ा अजीब, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पूछते हैं, हालांकि इतना अहम भी नहीं है। आइडेंटिफाई द सिचुएशंस इन विच एन ऑडिटर में मॉडिफाई हिज रिपोर्ट विदाउट इफेक्टिंग हिज ओपिनियन। विदाउट इफेक्टिंग हिज ओपिनियन का मतलब क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन के मॉडिफाइड। वो कहता है बताओ वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें ओपिनियन तो अनमोडिफाइड है लेकिन रिपोर्ट मॉडिफाइड है। अच्छा, एक चीज यहां पे सुन लें, अहम चीज, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑन ओपिनियन और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट एक ही चीज है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑन ओपिनियन और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट एक ही चीज है, लेकिन थ्योरेटिकली दोनों में फर्क है। थ्योरेटिकली दोनों में फर्क है, टेक्निकली दोनों में फर्क है, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑन ओपिनियन और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट एक ही चीज है। भाई थ्योरेटिकली या टेक्निकली क्या फर्क है कि रिपोर्ट एक बड़ी चीज है, पूरी की पूरी रिपोर्ट, ओपिनियन उसका सिर्फ एक पैराग्राफ है। ओपिनियन उसका सिर्फ एक पैराग्राफ है। तो पूछना यह चाह रहा है कि क्या रिपोर्ट में ओपिनियन के अलावा भी कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, और अगर आ जाए तो रिपोर्ट मॉडिफाइड, ना आए तो रिपोर्ट अनमोडिफाइड। क्या रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन के अलावा भी कुछ पैराग्राफ हैं जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते? जब आएंगे तो रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाएगी ना। बताइए क्या ऐसे हैं पैराग्राफ? वो कौन, ओपिनियन के अलावा कौन कौन से पैराग्राफ हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ और गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ओपिनियन को भी भाई ठहर जाए, पहले जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से याद करते रहे। गोइंग कंसर्न कभी ओपिनियन को अफेक्ट करता है, कभी नहीं करता मेरे भाई, हमेशा ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा करेगा। ठीक है, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है 3 पैराग्राफ।
वैसे की ऑर्डर मैटर भी लिख सकते हैं, लेकिन की ऑर्डर मैटर कुछ लोगों के ख्याल में इसमें आता है किसमें नहीं, लेकिन एहतियातन हम चले सिर्फ 3 भी कर लें तो काफी है इसका जवाब, बल्कि 2 भी कर लें तो काफी है कि एमसीज ऑफ मैटर और अदर मैटर 7 नंबर है, 3 कर लें, एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये 3 पैराग्राफ ऐसे हैं जो कभी आते हैं रिपोर्ट में, कभी नहीं आते, और अगर रिपोर्ट में आ जाए रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाते हैं, लेकिन ओपिनियन हो सकता है ना मॉडिफाइड हो, क्योंकि इनका ओपिनियन के ऊपर तो कोई फैक्ट नहीं है, ओपिनियन तो लहदा डिसाइड होता है। ये बात समझ आ गई? तो वो कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस हैं, सिचुएशंस हैं जिनमें ऑडिटर की रिपोर्ट तो मॉडिफाइड होगी लेकिन ओपिनियन हो सकता है अनमॉडिफाइड हो? एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अच्छा, इनको रिपोर्ट में प्रेजेंट कैसे किया जाता है? गोइंग कंसर्न का भी हमने नहीं पढ़ा, वो आजकल में पढ़ना है, लेकिन एमसीज ऑफ मैटर और अदर मैटर पढ़ चुके हैं। एमसीज ऑफ मैटर कैसे प्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट में? सेपरेट पैराग्राफ हेडिंग के साथ, ठीक है, और इसमें 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। यह है प्रेजेंटेशन। यह है प्रेजेंटेशन का मतलब ड्राफ्टिंग एक तरह से, रेफरेंस मैटर और आवर ओपिनियन इज नॉर्मल। अदर मैटर पैराग्राफ कैसे प्रेजेंट किया जाता है? सेपरेट पैराग्राफ है, हेडिंग दी जाती है और इसमें मैटर को डिस्कस कर लिया जाता है जो रिलेटिंग टू ऑडिट हो, ठीक है। यहां तक अगर आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाए तो काफी है, वरना आप इनकी प्लेसमेंट भी बता सकते हैं कि एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ की प्लेसमेंट क्या होगी और अदर मैटर पैराग्राफ की प्लेसमेंट क्या होगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है। तो अब मुझे बताइए कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछे थ्योरेटिकली, टेक्निकली, मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है? मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है? आपने उसे कहना है ये लो छोटा सा फर्क, छोटा, ये इक्वेशन उसको बता देनी है क्या? मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन और एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर, और कह लें प्लस कर लें और अदर मैटर, ठीक है। प्लस की बजाय मैंने और इसलिए लिखा, यानी इसका मतलब है मॉडिफाइड रिपोर्ट इन तीनों की वजह से हो सकती है, बल्कि एक और या प्लस लिख ले, कौन सा? गोइंग कंसर्न अनसर्टेन, यानी मॉडिफाइड रिपोर्ट इन चारों की वजह से हो सकती है, मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से भी, एम्फसिस ऑफ मैटर भी, अदर मैटर भी, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की वजह से भी। लेकिन प्लस इसलिए नहीं लिखा कि आप ये ना समझ लें कि अच्छा चारों इकट्ठे होंगे तो फिर होगी मॉडिफाइड, इसलिए नहीं प्लस लिखा, और इसलिए लिखा कि कोई भी आ जाए। तो जब उसने कहा बताओ मॉडिफाइड ओपिनियन के बगैर रिपोर्ट कैसे मॉडिफाई होगी, ये पूछ रहा है ना, तो इसको काटा मार दें, काटा, बाकी सारी बता दें कौन कौन सी रह गई? एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। क्लियर हुआ? आइंदा कोई आपसे किसी इंटरव्यू में बड़ा ही टेक्निकल सवाल पूछे कि बताओ मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है, आपने क्या कहना है? मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन और एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर और अनसर्टेनिटी, यानी इन चार में से कोई भी एक आ जाए। वो भी हैरान होकर पूछेगा कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन ना हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो, अब फिर भी रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। आपने कहना बताया नहीं अभी कि मॉडिफाइड ओपिनियन और है, तो इसका मतलब है ये अनमॉडिफाइड हो, ये निकल जाए, ये निकल भी जाए, इनमें से कोई चीज आ जाए, रिपोर्ट फिर भी मॉडिफाइड हो सकती है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन, ये पता नहीं क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों के जहनों में। सिंपल ये इक्वेशन याद रख लें, ये मॉडिफाइड ओपिनियन मॉडिफाइड रिपोर्ट में हमेशा आपको डिफरेंशिएट कर देगी। समझ आई बात? लेकिन ये है थ्योरेटिकल या टेक्निकल। एग्जाम, अब सुनिए एग्जाम में स्टूडेंट कैसे फेल हुए। उसने कहा था प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, और रिक्वायरमेंट में लिखा व्हाट शैल बी इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। स्टूडेंट ने कहा ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एग्जामिनर सोल्यूशन आया तो उसने लिखा अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस ऑडिटर शैल आल्सो इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट इन विच ही शैल स्टेट दैट प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर एंड डेट ऑफ ओपिनियन एंड टाइप ऑफ ओपिनियन एंड इफ ओपिनियन इज मॉडिफाइड तो उसकी रीजन।
स्टूडेंट ने कहा सर ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में उसने कहा था रिक्वायरमेंट में इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताओ। सिचुएशन यही थी कि पिछले साल गाइड किसी और ने किया है, रिक्वायरमेंट थी इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताओ। हम तो रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करते हुए सिर्फ ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट बताया और ओपिनियन अनमोडिफाइड ओपिनियन था। असूली तौर पे ये बच्चा ठीक कह रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ता है वो चाह क्या रहा है। आपका क्या ख्याल है उसने 4 नंबर सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन लिखने के देती होंगे? नहीं ना। तो इसलिए याद रखें केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट ऑन ओपिनियन और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट दोनों एक है। यानी जब कभी वो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे तो पूरी रिपोर्ट में जहां कहीं इंपैक्ट आएगा वो बताना है, लेकिन जब कभी इंपैक्ट ऑन ओपिनियन पूछे तो भी पूरी रिपोर्ट में जहां जहां इंपैक्ट आए वो बताना है, वो बताना है। ये बड़ी अहम चीज है, ये दोनों बातें ध्यान में रखें, थ्योरेटिकली भी और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थ्योरेटिकली अगर कोई पूछे मॉडिफाइड रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन में फर्क है, आपने कहना फर्क है, ये फर्क है। लेकिन केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में जब इंपैक्ट ऑन ओपिनियन और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे वो एक ही है, यानी आपने दोनों में पूरी रिपोर्ट में जहां कहीं भी इफेक्ट आ रहा है बताना है, वरना नंबर कोई नहीं देना उसने। ये बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 डिस्क्राइब द implication on audit report where the prior year's audit has been conducted by another auditor. Other fail. Unmodified plus other matter paragraph fail. हाँ, उसके बाद वो चीजें भी बतानी है, सिर्फ खुदा का खौफ करें। सिर्फ पहले भी बताया था, सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर अक्लमंद को इशारा काफी होता है, लेकिन एग्जामिनर अक्लमंद नहीं है, उसको इशारा काफी नहीं है, उसको पूरी बात बतानी होती है। सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं बताना, उसके अंदर क्या आएगा वो भी बताना है। सिर्फ अदर मैटर नहीं बताना, जो कल अपना वो सुन ले। सिर्फ अदर भाई जो कह रहा है तेरे से कह रहा है, मेरे से थोड़ी कह रहा है, मेरी बात सुन ले क्या बता रहा हूं। एग्जाम में केस स्टडी में सिर्फ एम्फेसिस ये नहीं बताना कि इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा, इसके साथ जो इंफॉर्मेशन आएगी वो भी बतानी है। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं बताना अदर मैटर आएगा, बल्कि जो इंफॉर्मेशन आएगी अदर मैटर में वो भी बतानी है। खासतौर पे किस केस में, देखा कहा था ना, सबसे ज्यादा यही पूछता है। आ गया कि नहीं क्वेश्चन? अभी तो केस स्टडी जब करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। क्या कह रहा था मैं कि सबसे ज्यादा अदर मैटर में कौन सी एग्जांपल टेस्ट होती है? प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 की शक्ल में आपके सामने। बहरहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट है केस स्टडी हमारी। यू आर द, अच्छा सबसे पहले केस स्टडी में क्या करना होता है नहीं, ये क्या ये है? एज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ अबव कंपनीज, व्हाट वुड बी योर सजेशन टू द कंपनीज मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अबव सर्कमस्टेंसेस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। बताइए कि व्हाट वुड बी योर सजेशन टू मैनेज रिगार्डिंग अबव सर्कमस्टेंसेस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। आल्सो एक्सप्लेन टाइप ऑफ ओपिनियन यू वुड इशू इफ द कंपनीज मैनेजमेंट डू नॉट एग्री विद योर सजेशन। तो आपने टाइप ऑफ ओपिनियन भी बताना है अगर सजेशन से एग्री ना करें। रिक्वायरमेंट पढ़ ली, समझ ले। अब सुनिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रीडिंग में ना कभी भी किसी भी क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन आपके जहन में नहीं आता, पक्की बात है। फर्स्ट रीडिंग में, ये मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, मेडिकल की टीचर बताएंगे, थ्योरेटिकल में बात ये है। फर्स्ट तो हमेशा आपको सेकंड रीडिंग करनी चाहिए, या एक दफा सोच के जहन में ले है कि ये क्या पूछ रहा है, उसके बाद दोबारा भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, केस स्टडी को खास तौर पे। 14 कह रहे हैं यू आर द ऑडिटर ऑफ सर्टेन कंपनीज ऑडिट ऑफ व्हिच हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड ऑडिट ओपिनियन आर एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्टली इशूड। अब ओपिनियन आपने, रिक्वायरमेंट अपने जहन में आपने रखनी है, मैंने सामने आपके केसेस लिए हैं तीनों। सिग्निफिकेंट इश्यूज कंसर्निंग दीज ऑडिट्स आर एज फॉलोज। कंपनी ए सब्सिक्वेंट टू द ईयर, जैसे ही लफ्ज सब्सिक्वेंट आया या ईयर एंड के बाद की डेट आई, मेरे जहन में सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक आ जाना चाहिए। हाँ, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड ए डेटर फ्रॉम हुम ए सिग्निफिकेंट बैलेंस इज ड्यू इनिशिएटेड वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स। अच्छा, मेरा ख्याल तो ये है कि ये ईयर एंड के बाद बुक हुआ है, इसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब बताइए एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग। शाबाश, एडजस्टिंग का मतलब कि इसकी प्रोविजन वाला रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब मैं सोल्यूशन में क्या लिखूंगा? सोल्यूशन में लिखूंगा if management does not correct financial statement, if management does not record provision
इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट विल बी मिस स्टेटमेंट। इफ क्योंकि इफेक्ट नहीं बताया हुआ ना, इफेक्ट नहीं बताया हुआ, उसने अमाउंट नहीं दी हुई, तो फिर मैं क्या कर दोनों लिखूं? क्वेश्चन में लफ्ज सिग्निफिकेंट आ जाए, लफ्ज मेजर आ जाए, इसका मतलब है कंफर्म नहीं है कि मटेरियल है कि परवेसिव है, तो मैं दोनों लिखूंगा। इफ इफेक्ट इज मटेरियल, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। इफ इफेक्ट इज परवेसिव, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन। और मैं फेल हो गया। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने दो चीजें बतानी है। आपने इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताना है, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी, ओपिनियन भी। आपने इफेक्ट ऑन ओपिनियन बता दिया है, आपने इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बताया। क्वेश्चन में देखें जरा, क्या वो सिर्फ इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूछ रहा है? तो आपको इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना चाहिए था ना। तो फिर से करते हैं। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, मैनेजमेंट शुड रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है। और फिर इसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में इफ मैनेजमेंट इसको रिकॉर्ड कर ले तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। हाँ, अगर मैनेजमेंट इसको रिकॉर्ड कर ले दिया ठीक, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एम्फसिस ऑफ मैटर। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स। इससे एग्री करते हैं? अच्छा ठीक है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, रिक्वायरमेंट पे दोबारा नजर मारे जरा, वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछ रहा है ना, तो हमने एम्फसिस ऑफ मैटर क्यों बताया? क्योंकि केस स्टडीज में इफेक्ट ऑन ओपिनियन और इफेक्ट ऑन रिपोर्ट एक ही, हमने दोनों सूरतों में सारी रिपोर्ट में जहां जहां इफेक्ट आ रहा है उसको बताना है। सारी रिपोर्ट में अगर इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछे तो सिर्फ इफेक्ट ऑन ओपिनियन नहीं बताना, अदर भी बताना। क्लियर हुई ये बात? जी हाँ, शाबाश। वो रिक्वायरमेंट में एक और चीज भूल गए हम, के कह रहे हैं इफेक्ट ऑन रिपोर्ट मुझे तब बताएं इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री। ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? तो फिर हमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में ये वाली बात नहीं लिखनी चाहिए कि इफ प्रोविजन आर रिकॉर्डेड ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। ये नहीं लिखनी चाहिए। क्यों नहीं लिखनी चाहिए? रिक्वायर्ड ही नहीं। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई। हम सीधा ही लिखेंगे क्या? इफ मैनेजमेंट डज नॉट रिकॉर्ड प्रोविजन इट विल बी मिस स्टेटमेंट। इफ इफेक्ट इज मटेरियल अनमोडिफाइड, परवेसिव, सॉरी इफेक्ट मटेरियल क्वालिफाइड, परवेसिव, एडवर्स। भाई ये बात समझ आ गई? अब पता चल गया रिक्वायरमेंट को देख के कैसे आपने क्वेश्चन को उसके लिहाज से क्लासिफाई करना है। देखिए सबसे अहम चीज है रिक्वायरमेंट समझ के जितनी चीजें रिक्वायरमेंट करा उतनी हेडिंग दे दें। इसमें आपने कंपनी ए लिख के दो हेडिंग्स देनी थी। पहली हेडिंग कौन सी? इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी हेडिंग कौन सी? इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने दोनों से पूछे। नॉर्मली एक ही चीज पूछता होता है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, लेकिन अगर कभी इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछ ले तो बताना हम पे फर्ज है कि इसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड में डिस्क्लोज करना है। समझ आ गई ये बात? आगे चलते हैं। कंपनी बी, द कंपनी इज ए शिपिंग लाइन विद मोर देन 6 शिप्स एज इट्स एसेट्स। 6 शिप्स हैं, एक शिप नहीं है, 6 शिप्स हैं, एक नहीं। Subsequent to the year end, one of its high value ship carrying huge stock for other parties sank in high seas. गहरे समंदर में डूब गया जहाज। क्लियर हो गई ये बात? सिचुएशन समझ आ गई? अच्छा अब बताइए, सबसे पहले इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एडजस्टिंग इवेंट है चाहे नॉन एडजस्टिंग है? हम लिखेंगे sinking of ship is a non-adjusting event. Management should disclose this in notes to the accounts या in financial statements. Management इसको financial statement में disclose करे। एग्री करते हैं इसे? अच्छा अब आगे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर मैनेजमेंट इसे डिस्क्लोज नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट मटेरियल है तो
क्वालिफाइड, इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स। अच्छा उसने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैनेजमेंट इसे डिस्क्लोज कर दे फिर क्या होगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे और एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उस में लिखते ऑडिटर शैल इंक्लूड अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट इन विच ही शैल स्टेट। 3 चीजें। अरे भाई मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, इनके साथ बाद में बात कर लीजिएगा क्लास के बाद। ये कंपनी बी क्लियर हो गया? ठीक है। कंपनी सी, ऑडिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003 वुड नीड टू बी फाइनलाइज्ड बाय 4 जनवरी 2004। ये तो नामुमकिन नहीं है। 31 दिसंबर ईयर एंड हो रहा है और कह रहा है 4 दिन में रिपोर्ट दो मुझे। पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? हमने एक स्ट्रेटजी निकाली हुई है इंटायर मार्केट, उसके थ्रू पॉसिबल है। द क्रेडिट पीरियड फॉर ट्रेड रिसीवेबल इज 3 मंथ्स। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ भला? कि आपके जितने भी डेटर्स हैं ना 3 महीने के अंदर अंदर उनकी कलेक्शन हो जानी चाहिए। क्रेडिट पीरियड का ये मतलब होता है ना। और अगर 3 महीनों में कुछ डेटर्स पैसे नहीं देते, प्रोविजन रिकॉर्ड, शाबाश शाबाश, तो रिस्क है बैड डेट का। अगर 3 महीनों में डेटर्स, कुछ डेटर्स सारे पैसे नहीं देते, बैड डेट का रिस्क है, बिल्कुल है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यू नोटेड दैट सिग्निफिकेंट सेल्स वर मेड इन द लेट दिसंबर 2003। सिग्निफिकेंट सेल्स 2003 के एंड पे की गई। रिस्क है कि प्रॉफिट का टारगेट अचीव करने के लिए फेक सेल रिकॉर्ड की गई है। हमें इसको वेरीफाई करना चाहिए। और आप बताएं कि आप ऑडिटर हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये जो साल के एंड पे 20 मिलियन की सेल है ये ठीक है कि नहीं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ रहा हूं, 1 मिनट है। कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर? किस सेल्स के ऊपर, शाबाश। और 1 मिनट है। और कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं नॉर्मल हालात में, लेकिन यहां पे तो 2-3 दिन है। यहां पे आपको कंफर्मेशन लेटर प्रोबेबली या खुद जाके कंफर्म कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। कौन सी डॉक्यूमेंट्स? गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट, सेल्स ऑर्डर, और सबसे अहम चीज नहीं पता, ईयर एंड के बाद कैश रिसीट। शाबाश। जो भी इस केस में लग रहा है इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, 3 दिन में। ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर मैंने पूछने थे, हो गए। You have requested the company to provide the evidence for such sales, which request has been sent by them to its field office. आपने कहा जी इसका सेल्स का एविडेंस दो, ये तो रिस्की है, इसको तो जरूर वेरीफाई करेंगे। उसने फील्ड ऑफिस में भिजवा दी रिक्वेस्ट। However, the company considers that these evidence may not be timely available by 4th January 2004 due to law and order situation in the area where the field office is situated. ठीक है, कह रहे भाईजान उधर ना ऑपरेशन हो रहा है, कटी पहाड़ी के दूसरी तरफ है हमारा ऑफिस, हैं तो उधर ऑपरेशन हो रहा है पुलिस का, तो वहां पे अभी एविडेंस नहीं मिल सकता आपको। रिक्वायरमेंट क्या थी? आप वो, अच्छा एक मैं जुमला बताने लगा, एक एग्जामिनर कमेंट्स में था, मुझे याद आ गया। वो कहता है स्टूडेंट वो बताते हैं जो उन्हें पता होता है, वो नहीं बताते जो हमने पूछा होता है। तो कोशिश करें जो उसने पूछा हुआ है ना वो बताएं। पूछा उसने क्या था? इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका ये चूंकि मिस स्टेटमेंट का केस नहीं है तो इसका इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम मैनेजमेंट को सजेशन दे सकते हैं। उसने क्वेश्चन में सजेशन मांगी हुई है ना, सजेशन दे सकते हैं। इस सिचुएशन में मैनेजमेंट को क्या सजेशन देंगे? पहली सजेशन कि वो डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे, क्योंकि एविडेंस नहीं मिल रहा, एविडेंस मिले बगैर हम ओपिनियन नहीं देंगे। और अगर देंगे भी, अगर एविडेंस लिए बगैर ओपिनियन देना चाहे दे भी सकते, लेकिन कौन सा ओपिनियन होगा? क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन एविडेंस ना मिलना। तो पहली सजेशन रिपोर्ट डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें। और दूसरी सजेशन, चलो फिजिकली नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज मंगवा लें।
इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज तो मंगवा सकते हैं ना, बिल्कुल मंगवा सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज उसकी मंगवा लें। हाँ, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ही हमने पढ़ा था ना, कंफर्मेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। लेकिन बहरहाल एविडेंस है, हम उससे कंट्रोल चेक कर सकते हैं, उसको क्रॉस मैच कर सकते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर इसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर दोनों ही काम नहीं होते तो स्कोप लिमिटेशन होगी। क्या इफेक्ट बताया उसने? इफेक्ट बताया क्वेश्चन में? नहीं बताया, दोनों बताएंगे। इफ इफेक्ट इज मटेरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ इफेक्ट इज परवेसिव तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और एक और चीज जो मैं आपको पहले दोनों क्वेश्चन में बताना भूल गया, कोई स्टूडेंट बताएगा, अभी पता नहीं भाई ये है, ये किधर है? नहीं होंगे, हाँ। दोनों सिचुएशन में बताना भूल, ये पैटी कैश इधर रखा हुआ है, अरे नहीं हो कहीं और। बताइए कि क्या चीज नहीं बताई मैंने? शाबाश शाबाश, बेसिस फॉर ओपिनियन, वो भी तो बताना था, वो भी तो बताना था। हाँ, या क्या बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रिपोर्ट में नहीं होता? तो क्या जब कभी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे हम इतना बता दें क्वालिफाइड ओपिनियन, कि ये भी लिखना चाहिए आइटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन? क्या स्कोप लिमिटेशन हो तो सिर्फ इतना लिखना चाहिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या ये भी लिखना चाहिए ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन? ये लाइन भी तो आनी चाहिए, ये भी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट का हिस्सा है भाई। क्लियर हो? चलिए, ये थी हमारी केस होम असाइनमेंट। बाकी के दो केस स्टडीज जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। बताइए इस डिस्कशन से कुछ सीखा आपने? चलिए बाकी कल इंशाल्लाह। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर अटेंटिव होके सुनिए। आज हम इसको कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम जो एग्जांपल्स होती है ना, एग्जांपल्स उनको करवाने का एक तरीका होता है, एक आपको बताया था ना, एक होता है ऑडिट करना, एक होता है ऑडिट फुड़काना, बताया ना? हाँ। एक होता है फुड़काना, क्या होता है कि ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपसे कहा जाए आप घर से पढ़ाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा, ना आपने पढ़नी ना कोई प्रॉब्लम होनी, अगले दिन हमने आगे चले जाना। ये है ऑडिट फुड़काना। एक होता है ऑडिट करना का क्या मतलब है? एक एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना कि ये इसका मतलब ये है, ये केस स्टडी में इस तरीके से टेस्ट कर सकता है, और ये एग्जांपल ज्यादा टेस्ट हुई है, ये एग्जांपल कम टेस्ट हुई है। अब चूंकि हम ऑडिट करना चाहते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। आपको कोई इतराज तो नहीं हो भी? तो मुझे क्या, मैंने तो जो डिसाइड किया वही पढ़ाना। होम असाइनमेंट डिस्कस हो गई। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए हम अभी तक क्या सीख चुके हैं? हम सीख चुके हैं रिपोर्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एग्रीड। हम सीख चुके हैं सबसे अहम एलिमेंट जो ओपिनियन है, ये किन सिचुएशन में मॉडिफाइड ओपिनियन आता है, किन में नहीं आता, एग्रीड। हम पढ़ चुके हैं एमसीएस मैटर पैराग्राफ में किन सिचुएशन में आएगा, एग्रीड। हम पढ़ चुके हैं अदर मैटर पैराग्राफ किन सिचुएशन में आएगा, कैसे आएगा, एग्रीड। अब हम पढ़ रहे हैं गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, किन सिचुएशन में आएगा और कैसे आएगा, ये पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए, गोइंग, ये जो पैराग्राफ है ना, इसका पूरा नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसमें कंसेप्ट वाइज सबसे अहम चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि गोइंग कंसर्न नहीं, अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है अगर कोई चीज कभी कंफर्म हो गई ना, कंफर्म हो गई, फिर ये पैराग्राफ नहीं आएगा। अगर कोई चीज कंफर्म हो गई फिर ये पैराग्राफ नहीं आएगा। अगर कोई चीज 50-50 में है फिर पैराग्राफ आएगा। अच्छा बताइए, एक कंपनी कंफर्म है कि गोइंग कंसर्न है, ये पैराग्राफ आएगा? शाबाश। एक कंपनी कंफर्म है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, ये चीज फिर भी नहीं आएगा। एक कंपनी 50-50 है, शाबाश, आएगा। एक और एग्जांपल है, देखिए रटे वाले तो अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट वो आप याद कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग अहम काम होता है। कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई लोन नहीं लिया हुआ, गोइंग कंसर्न को प्रॉब्लम है कोई नहीं? हम कहते हैं इसको गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। जब कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? नहीं आएगा। शाबाश। दूसरी कहानी, कंपनी ने लोन लिया हुआ है, हैवी लोन,
लोन की कुछ रिक्वायरमेंट थी, कंडीशन थी, उसको वायलेट कर बैठी कंपनी। बैंक ने वायलेट किया तो बैंक ने कहा मेरा सारा लोन मुझे वापस करो। अब कंपनी मिन्नतें कर रही है, सर एक मौका और दे दें, गलती हो गई। बैंक ने कहा कोई माफी नहीं है, लोन मेरे को अभी का अभी चाहिए। कंपनी ने कहा नहीं सर, आखिरी मौका, थोड़ा सा जुर्माना डाल दें हम पे, एक मौका दे दें। बैंक ने कहा अच्छा मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं। अब बैंक सोच रहा है और आपकी ऑडिट रिपोर्ट का टाइम आ गया। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ये 50-50 है। इसमें पैराग्राफ आएगा। पहले वाली सिचुएशन को हम क्या कहते थे, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, बस उसमें पैराग्राफ नहीं आता था क्योंकि कंफर्म था कम नहीं चलेगी। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या है, पता नहीं बैंक यस करे कि नो करे, ठीक है, ये 50-50 ये मटेरियल, इसमें पैराग्राफ आएगा ये। तीसरा, हम मिन्नतें कर रहे हैं, कंपनी वाले मैनेजमेंट, बैंक ने कहा नहीं पैसे अभी के अभी, वरना मैं कोर्ट जाके, आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा ना अगर, तो आपको अंदाजा होगा, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी वाइंडिंग अप वाले टॉपिक में कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी बंदे ने, कंपनी ने दूसरे के पैसे देने और वो ना दे तो वो कोर्ट में जाके अप्लाई करे, कोर्ट उस कंपनी को खत्म कर देगी, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देगी। ये वाइंडिंग अप की कंडीशन में था, व्हेन अनएबल टू पे डेट्स वाली हेडिंग में। तो बैंक ने कहा नहीं मेरे पैसे मुझे अभी दो, वरना मैं कोर्ट जाके वाइंड अप करवा दूंगा तुम्हें। कंपनी के पास पैसे नहीं है। अब बताइए, इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। इसमें भी ये पैराग्राफ नहीं है। क्यों नहीं आएगा, कंफर्म हो गया कंपनी डूब गई है। तो ये अनसर्टेनिटी का लफ्ज, स्टूडेंट कहते हैं सर जब गोइंग कंसर्न है ना, ये तीसरी वाली एग्जांपल है, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, इसमें गोइंग कंसर्न का मसला तो है और वाकई ही है, तो कहते हैं पैराग्राफ क्यों नहीं आएगा, ये गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ है। मैं कहता हूं नहीं, गोइंग कंसर्न का नहीं है, ये अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ है। अनसर्टेनिटी होगी तो पैराग्राफ आएगा, जब अनसर्टेनिटी नहीं है पैराग्राफ नहीं आएगा। तो ये बहरहाल ये पैराग्राफ। पहले अब हम समझ लेते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन है क्या। इसमें मैंने अभी तक की डिस्कशन में आपको 3 हेडिंग्स बताई हैं। एक गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, दूसरा गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, और तीसरा गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। और इसमें एक में पैराग्राफ आता है गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला, दरमियान वाले में 50-50 में, वरना नहीं आता। अब गोइंग कंसर्न है, अब ये थोड़ी सी मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाने लगा, अकाउंटिंग, क्योंकि ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है कि गोइंग कंसर्न, कोई नहीं मेरी नहीं ठीक तो कोई नहीं, आपको पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो ही जाएगी। ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना। वो तो आपने सुना होगा, किसी ने पूछा किसी अक्लमंद आदमी से, भाई तुम ऐसे इतने अक्लमंद कैसे हुए? उसने कहा बेवकूफों में बैठ बैठ के जो वो बात करते थे मैं नहीं करता था, तो मैं आपको पढ़ा पढ़ा के इंशाल्लाह मैं अक्लमंद हो जाऊंगा, मुझे अकाउंटिंग आ जाएगी। गोइंग कंसर्न ये एक फंडामेंटल अजम्पशन है, फंडामेंटल, यानी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल का मतलब हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनती हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ काउंटिंग का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगले 12 महीने से ज्यादा चलेगी, यह है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट का मतलब। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि 12 महीनों के अंदर अंदर कंपनी बंद हो जाएगी। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट क्या आता है? अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट होना तो एक इफेक्ट आता है क्लासिफिकेशन पे, एक आता है मेजरमेंट पे। मेजरमेंट पे क्या इफेक्ट आता है कि आपने एसेट्स को कॉस्ट पे रखना है, कॉस्ट पे रखना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं, अनलेस के कुछ एसेट्स का रिवैल्यूएशन मॉडल जो स्टैंडर्ड अलाउ करता है, जिन जिस केस में वो कर सकते हैं। नॉर्मली एसेट्स और लायबिलिटीज कॉस्ट पे आती हैं। और क्लासिफिकेशन क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटीज करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई होंगी जब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट हो। लेकिन जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तो एक तो क्लासिफिकेशन क्या है, सारी की सारे करंट बन जाते हैं क्योंकि 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म होना है इन्होंने, और दूसरा कॉस्ट की बजाय फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए, सिर्फ एक, जिसे पता चलेगा अभी तक की डिस्कशन में आपको समझ आई कि नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के एप्रोप्रिएट होने या ना होने का इफेक्ट इममटीरियल है, मटीरियल या परवेसिव?
क्वेश्चन में कुछ नहीं भी बताया हुआ ना फिर भी क्योंकि आपको पता है ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डबल ला के रख देता है, सारी हर एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होता है, ऐसे है। चलिए ये है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब सुन लीजिए, अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये लाइन जिसने पढ़ ली ना, ये सारे टॉपिक की जो हमारे ऑडिट में गोइंग कंसर्न का जितना भी टॉपिक है उसकी समझ आ गई, उसको उसकी रूह तक वो पहुंच गया। जिसको ये 2-3 लाइन समझ आ गई, ये गौर से सुनिएगा, सारे कंसेप्ट जो हमने आगे आज और कल पढ़ने हैं ना, ये 2-3 लाइन्स में छुपे हुए हैं। कहता है इफ देयर आर इवेंट्स एंड कंडीशंस, अगर कुछ मसले मसाइल हैं, इफ देयर आर इवेंट्स एंड कंडीशंस, अगर कुछ मसले मसाइल हैं, कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो रहा हो, डाउट कंफर्म नहीं, डाउट, अगर कोई मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो रहा हो, अगर कोई मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न पे, क्लाइंट के गोइंग कंसर्न होने पे डाउट क्रिएट हो रहा हो, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर टू कंफर्म, ऑडिटर कंफर्म करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, प्रोसीजर, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन है जो डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न पे, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कंफर्म करने के लिए। क्या कंफर्म करने के लिए, कि गोइंग कंसर्न सही है, असम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कि है लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। 3 चीजें थी ना गोइंग कंसर्न के हवाले से, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर कोई मसले मसाइल हो तो ये थी। अब जैसे फर्ज कीजिए बैंक से लोन लिया, ड्यू डेट है, लेकिन कंपनी ड्यू डेट है, हमने कहा बड़ा लोन लिया हुआ है, ड्यू डेट करीब ही है और ये पे करना पड़ेगा, ये तो एक इवेंट या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि अक्सर कंपनीज लोन पे ना करने की वजह से बैंकरप्ट हो जाती हैं। लोन पे ना होने की वजह, नॉर्मली लोन पे ना करने की वजह से बैंकरप्ट होते हैं ना। हमने कहा ये इवेंट या कंडीशन है, मैनेजमेंट ने कहा बेफिक्र रहे सर, हमने अल्टरनेट सोर्स अरेंज किया हुआ है, शेयर कैपिटल इशू करेंगे, पैसा आएगा, लोन चुकाएंगे, बेफिक्र रहे हमारे पास कैश है, बेफिक्र रहे हमारी एक होल्डिंग कंपनी है, उसने हमें गारंटी दी है कि अगर ड्यू डेट पे तुम्हारे पैसे अरेंज ना हो सके, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, इसको पे ऑफ कर देना। गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल है। दूसरा केस, लोन है, ईयर एंड के फौरन बाद रीपेबल है, हमने कहा ये इवेंट या कंडीशन है, मैनेजमेंट ने कहा सर हमने बैंक से रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें 2 साल की मजीद एक्सटेंशन दे दें, 2 साल के मजीद। हमने कहा अच्छा तो बैंक का लेटर शेटर दिखाओ, उन्होंने कहा सर लेटर क्या दिखाएं, वो अभी सोच रहे हैं, कह रहे हैं हमारी अगली बोर्ड मीटिंग होगी ना बैंक की, उसमें फैसला होगा। इवेंट या कंडीशन स्टार्ट में था, हमने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए तो हमें पता चला क्या, कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट तो है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर पता चले कि कंपनी के पास कोई पैसे ही नहीं और बैंक ने भी उसको एक्सटेंशन नहीं दी, गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। तो तरतीब याद रखिएगा, सबसे पहले हमने देखना है कोई ना कोई इवेंट या कंडीशन होंगे जिससे कहानी शुरू होगी। जैसे ही केस स्टडी में आपको इवेंट या कंडीशन नजर आ जाए, फौरन आपका ध्यान गोइंग कंसर्न की तरफ आ जाए कि इसमें गोइंग कंसर्न का मसला है। अगर इवेंट या कंडीशन है, आपने क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है। किस लिए, कंफर्म करने के लिए, क्या कि गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और अगर है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। और जो भी कंफर्म हो उसके मुताबिक आपने रिपोर्ट करना है, उसे रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। यानी जो भी बेसिकली कहानी क्या बनी, हमारा पूरा स्टैंडर्ड 3 स्टेप्स में है। स्टेप नंबर 1 इवेंट्स या कंडीशन आएंगे, स्टेप नंबर 2 हम उन इवेंट्स या कंडीशन पे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, स्टेप नंबर 3 प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी आएगी, एक सिचुएशन आएगी, हमने उसके मुताबिक रिपोर्ट बनानी है। 3 पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, या तो गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट, या दरमियान वाली एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब इस पूरे स्टैंडर्ड को समझना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, वो कौन कौन से इवेंट्स या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डाउट क्रिएट हो सकता है, वो कौन कौन से इवेंट्स या कंडीशन हैं जिनकी वजह से डाउट गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है। ये दूसरा, अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आए तो ऑडिटर ने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है,
प्रोसीजर। और तीसरा, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो भी सिचुएशन कंफर्म होती है उसके मुताबिक रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। 3 चीजें, इवेंट्स एंड कंडीशन, प्रोसीजर और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। तीनों में लिंक क्लियर हुआ? अगर आप देखें ना तो सबसे पहले उसे यही बताया हुआ है कि इवेंट्स या कंडीशंस, फिर अगर कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होता है तो प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, और फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने का इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। ये है इवेंट्स या कंडीशन रेड में, और ब्लू में क्या है, जो कब परफॉर्म करने हैं, जब इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होता है। और ब्लैक में इम्प्लीकेशन रिपोर्ट आज हमने नहीं पढ़ने, इसीलिए इसको हमने आगे नहीं डिस्कस किया। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा चले, ठीक है। आखिरी चीज प्रोसीजर, इस वाले प्रोसीजर में, इसमें और इस वाले प्रोसीजर में क्या फर्क है? अब मुझे खुद बताइए, ये इवेंट्स या कंडीशन क्या आपको बैठे बिठाए पता चल जाएंगे? ये हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन जो डाउट क्रिएट करेंगे। और अगर इवेंट्स या कंडीशन सामने आ जाएं तो फिर ये प्रोसीजर उसके बाद वाले ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट या कंडीशन। क्लियर हुई है बात? तो आप किसी भी क्लाइंट पे आप जाएंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, वो इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू आइडेंटिफाई इवेंट या कंडीशन। अगर इन प्रोसीजर से कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई नहीं होता, स्टैंडर्ड यहीं खत्म। लेकिन अगर इनसे इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होता है तो फिर आपने एडिशनल प्रोसीजर, और एडिशनल प्रोसीजर से 3 में से एक सिचुएशन कंफर्म होगी, 3 में से एक होगी। तो जो भी सिचुएशन कंफर्म होती है उसके मुताबिक रिपोर्ट पे इफेक्ट होगा। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो केस स्टडी वाली बात करते हैं हम, वो कौन से इवेंट्स या कंडीशन है जो सामने आ सकते हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं। वो कौन से इवेंट या कंडीशन है वो सुन लें। लॉसेस, कंपनी पिछले कई सालों से नुकसान में है, इतना नुकसान के इक्विटी नेगेटिव हो गई है, इक्विटी नेगेटिव हो गई है। भाई समझ लगे? ये सिर्फ आपको इवेंट या कंडीशन बता रहा हूं। लॉसेस समझ आ गया? नेट लायबिलिटी पोजीशन, इसका क्या मतलब है? लायबिलिटी ज्यादा, एसेट्स कम। ये आपने कहा पढ़ा काउंटिंग में? शाबाश, इसका मतलब है। फिर अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी क्या होता है? कुदरती आफात। अनइंश्योर्ड, कुदरती आफात आई, एसेट जल गए। अच्छा बताइए, 6 जहाज थे, एक डूब गया, गोइंग कंसर्न का मसला है? नहीं। एक जहाज था वही डूब गया। अच्छा आप सुने, एक जहाज था, कुदरती आफत आई, वही डूब गया, लेकिन उसकी इंश्योरेंस करवाई थी? नहीं। शाबाश। इसलिए यहां पे देखे, जब इंश्योरेंस करवाई होगी और कुदरती आफत आई तब मसला होगा कि जब इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई। अनइंश्योर्ड लिखा हुआ उसने, इंश्योर्ड नहीं लिखा हुआ। इंश्योर्ड होने पे कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि पता है इंश्योरेंस वालों से पैसे मिल जाने हैं। तो असूल याद रख ले, क्वेश्चन में जब कभी उसने कहा हो ना इंश्योरेंस करवाई है और गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, चाहे सारा बिजनेस तबाह हो जाए, जब कभी उसने कहा इंश्योरेंस करवाई है, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, चाहे सारा बिजनेस तबाह हो जाए। ठीक है? आप हर कुदरती आफत में ना गोइंग कंसर्न को फिट कर देते हैं कि एसेट जल गया, ये गोइंग कंसर्न, ये तबाही आगे गोइंग कंसर्न। आगे इंश्योरेंस को भी तो पता देखना है, इंश्योरेंस करवाई कि नहीं करवाई, इंश्योरेंस का भी देखते हैं। लॉस ऑफ मेजर कस्टमर, बड़ा कस्टमर एग्रीमेंट तोड़ गया है, एग्रीमेंट खत्म, और अब कोई अल्टरनेट भी नहीं है, अब कोई अल्टरनेट भी नहीं है। तो बता भाई, बड़ा कस्टमर जिसको हम कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कहेगा 60% इसको सेल कर रहे थे, 70% इसको सेल कर रहे थे। तो अगर किसी कस्टमर को 60-70% सेल कर रहे थे और वो चला जाए, छोड़ जाए, तो गोइंग कंसर्न का इशू है कि नहीं? इसी के पे केस स्टडी याद आ गई।
मजाल है आप ठीक कर सकें। क्वेश्चन में उसने कहा कि आपका एक मेजर कस्टमर है जिसको आप 70% सेल कर रहे हैं, उसके साथ 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, 5 साल तक उसको सप्लाई करेंगे, 2 साल गुजर गए हैं। अब कस्टमर ने कहा सर ये मेरा आपके साथ आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद मैंने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं करनी, और मैनेजमेंट परेशान हो गई। बताइए गोइंग कंसर्न का मसला है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 साल के बाद गोइंग कंसर्न तो 12 महीनों का पीरियड है। ये केस स्टडी वाले पढ़ी ना आपने? नहीं पढ़ी, फिर भी पहचान लिया। लॉस ऑफ मेजर कस्टमर भी है, लॉस ऑफ मेजर प्रोडक्ट भी है, लॉस ऑफ मेजर सप्लायर भी है, लॉस ऑफ मेजर लाइसेंस भी है, लॉस ऑफ मेजर मैनेजमेंट भी है। क्या मतलब? मेजर कस्टमर समझ आ गया? हमारी एक प्रोडक्ट थी, मार्केट में वही बेचते थे, 80% सेल्स हमारी उसी प्रोडक्ट की होती थी। वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गई, मार्केट में उसकी रेपुटेशन। मुझे यहाँ पे एक केस था ICW का, मुझे वो याद आ जाता है अक्सर। एक कंपनी का, एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी थी, हेयर ड्रायर बनाते थे, सबसे फेमस प्रोडक्ट थी उनकी, मोर देन 70% सेल हेयर ड्रायर की सेल से होती थी। लेकिन एक दफा क्या हुआ कि उसके इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, और जो उसका टेम्परेचर था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और बहुत से यूजर ने जब बाल सुखाए तो उसमें से शोले निकलना शुरू हुए और बाल जल गए। क्वेश्चन में कहा बताइए इसका आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा? गोइंग कंसर्न क्यों बोला? मोर देन 70% फेल। उसने कहा गोइंग कंसर्न बिल्कुल आएगा, 5 में से 2 नंबर इसके मिल गए, लेकिन लिटिगेशन का रिस्क नहीं है, डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न होने का रिस्क नहीं है। ठीक है, ये भी तो इफेक्ट है, इसको कंसीडर करना है हमने। इंपेयरमेंट का रिस्क नहीं है कि जिस मशीनरी ने ये गलत इन्वेंट्री बनाई, ये फेल होना है। मतलब आप सिर्फ बिल्कुल आपकी सादा सोच होती है, एक मसला सामने आ गया ना, बस हमने केस स्टडी सॉल्व कर ली, और 10 मसले उसमें और छुपे होते हैं। सप्लायर, 3 सप्लायर थे, 3 सप्लायर सप्लाई करते थे चीजें। एक सप्लायर की फैक्ट्री जो थी जल गई, फैक्ट्री जल गई। स्टूडेंट कहने लगा इसको डिस्क्लोज करें। मैंने कहा भाईजान सप्लायर की फैक्ट्री जली है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन रजिस्टरिंग इवेंट है, और हमारी में थोड़ा ही है, हमारी में थोड़ा ही है। हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं। कि गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? 3 में से 1 है, 2 से सप्लाई, उनको ज्यादा ऑर्डर दे देंगे। लेकिन अगर एक ही सप्लायर होता, एक पैसे में उसने कहा आपका रॉ मटेरियल सिर्फ जापान से आता है, और गवर्नमेंट ने जापान से इंपोर्ट में बैन कर दिया था ना पिछले दिनों। तो गोइंग कंसर्न, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। पक्का लाइसेंस कैंसिल तो कर ही नहीं सकते कोई काम। की मैनेजमेंट छोड़ के चली गई, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन और पे। ये लोन वाली एग्जांपल तो दे दो। चलिए, अच्छा आज यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं कि आपने आज के दिन का सबसे अहम काम क्या करना है वो सुन लें ऑडिट में। कोई होम असाइनमेंट नहीं, लेकिन नहीं असाइनमेंट नहीं आज, लेकिन जिसने ये होम असाइनमेंट ना की वो रिस्क है कि फेल हो जाएगा। पेज 46 के टॉप पे एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न बॉक्स बना हुआ है। इसकी जो एग्जाम में बार बार, इसमें से कुछ एग्जांपल जो एग्जाम में बार बार पूछता है वो निकाल के हमने आपके सामने रख दी, डिस्कस भी कर ली, लेकिन मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये अब आपने पढ़ के आनी है, और अगर कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा, वरना कल खुद भी मैं बताऊंगा एक एक बाकी। लेकिन ज्यादा अहम ये थी, इनको पहले आपने परफेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई होम असाइनमेंट नहीं आज की, सिर्फ ये रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज।